यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स। क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 3 हिंदी दिसंबर 2013। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कुवलय माला कथा। कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी की रचना है कुवलय माला कथा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2 खुसरो की रचना खाली कबारी। ध्यान से सुनिए दोस्तों। खुसरो की रचना खाली कबारी वस्तुतः किस पर आधारित है? ठीक है, तो दोस्तों यह एक फारसी हिंदी शब्दकोश है। फारसी हिंदी शब्दकोश है खाली कबारी और इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3 किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? फिर से सुन लीजिए दोस्तों। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने माना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न 4। हमारा प्रश्न 4 है दोस्तों सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो दोस्तों ब्रोचड़ बोली से या फिर ब्राचड़ बोली से, एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, तो ब्राचड़ बोली से अपभ्रंश सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की बोली से माना गया है। तो ब्राचड़ एक अपभ्रंश की बोली है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। इसके बाद हमारा प्रश्न 5 इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? दोस्तों मैंने बताया नहीं है क्वेश्चन वालों को बहुत ही ध्यान से देखिए आप। ठीक है, तो इनमें से जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ये है हमारी भोजपुरी भाषा। ठीक है, तो भोजपुरी भाषा जो है संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। बाकी डोगरी, संथाली और बोडो ये तीनों भाषाएं 8वीं अनुसूची में मिलती हैं भारतीय संविधान की। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न 6 इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगते हैं दोस्तों उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसमें अपमान, अपराध, ठीक है, अपयश, तो यहाँ पे अप जो है वो क्या है? हमारा उपसर्ग है। ठीक है, तो और जो शब्द के अंत में लगते हैं बाद में, मान लीजिए ये शब्द है तो शब्द के पहले लगेंगे वो उपसर्ग, शब्द के बाद में जो लगेंगे वो प्रत्यय। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अभी हम सिर्फ उपसर्ग की बात करेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों अपराध में उपसर्ग नहीं है क्योंकि राध का कोई सार्थक मीनिंग नहीं होता दोस्तों। ठीक है, लेकिन बाकी किसी सार्थक शब्द में जब आगे उपसर्ग लग जाता है तो वो एक सार्थक शब्द ही बनाता है। तो दोस्तों यश का एक अपना मतलब है, मान का भी एक मीनिंग होता है, मति का भी अपना अर्थ होता है। तो इसीलिए ये इन तीनों में उपसर्ग है, बाकी अपराध में हमारा उपसर्ग नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों इसका ऑप्शन 20 जो है सही है, अपराध। प्रश्न 7 दोस्तों सब रस एक रचना है। तो ये किसकी रचना है, यानी कि इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों मुल्ला वजही की रचना है सब रस। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रश्न 8 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ही पूछी जाती है इसमें। ठीक है, और पूछा जाता है कौन कौन थे हिंदी के, तो वही 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना
हुई थी। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बेकसी की का मजार। बेकसी का मजार यह एक उपन्यास है पहली बात, और इसके लेखक पूछे जा रहे हैं कि लेखक कौन है। तो बेकसी का मजार यह उपन्यास किसका है दोस्तों? प्रताप नारायण श्रीवास्तव का। प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास है। याद रखना दोस्तों। प्रश्न 10, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। याद रखना दोस्तों, संपादकों से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम यानी पहले संपादक कौन है? तो दोस्तों बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास के बारे में जितनी जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हो तो उतनी इकट्ठी कर लीजिए, क्योंकि इनका नाम क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 11 दोस्तों, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? पहली बात तो ये समझ लीजिए, काव्य हेतु क्या होता है? हेतु का मतलब, तो देखो दोस्तों, हेतु का मतलब होता है हमारा हिंदी में के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो काव्य है हमारा, ठीक है, वो किसके लिए है, मतलब किसके लिए लिखा जा रहा है, किसके लिए पढ़ा जा रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, याद रखना काव्य हेतु, क्योंकि क्या है कि स्टूडेंट सभी ना मीनिंग ही नहीं समझ पाते, तो वो समझते ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये सब आप पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो मीनिंग जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों व्युत्पत्ति का अर्थ होता है शब्द ज्ञान, यानी कि शब्दों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको शब्दों का सही ज्ञान नहीं है तो आप उसके अर्थों को कभी नहीं समझ पाएंगे, और अर्थ से जो वाक्य बनते हैं और भाव समझ में आता है वो भी आप नहीं समझ पाएंगे। कहते हैं ना कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा हुआ जुदा, सुना होगा आपने। तो एक नुक्ता के हटाने से ही मतलब खुदा जुदा हो जाता है। तो इसी तरह से क्या है कि शब्दों का ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो जो काव्य हेतु में व्युत्पत्ति मानी गई है, तो व्युत्पत्ति का सही अर्थ है शब्दों का ज्ञान, ठीक है। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? दोस्तों नहीं है बताना है, ठीक है, नहीं है बताना है दोस्तों हमें। तो मनोविश्लेषणवाद से जो नहीं जुड़े हैं वो हैं हमारे सार्थ जो हैं मनोविश्लेषणवाद से नहीं जुड़े हैं। बाकी इसके अलावा एडलर जुड़े हैं, फ्राइड जुड़े हैं, फ्राइड को तो आप याद कर ही लीजिए, जुंग कहो या कहीं कहीं युंग भी लिखा होता है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होना। ये तीनों ही हमारे मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हुए हैं, और सार्थ जो हैं सार्थ नहीं जुड़े हैं, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 13, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो जैसे हमने काव्य हेतु पढ़ा था, ऐसे ही काव्य के गुण, ठीक है ना। तो उसके प्रतिष्ठापक आचार्य हैं आचार्य वामन, ठीक है, आचार्य वामन। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 14 दोस्तों, वैदग्धा भंगी भणिति, वैदग्धा भंगी भणिति किसका सूत्र है? सूत्र मीन्स फॉर्मूला। तो यह फॉर्मूला यानी कि यह सूत्र किसने दिया था? तो दोस्तों आचार्य कुंतक ने यह सूत्र दिया था, वैदग्धा भंगी भणिति, ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। प्रश्न 15 दोस्तों, हठ योग ये बौद्ध की एक शाखा है, हठ योग, ठीक है ना।
ये सिद्ध और नाथ में था ना, सॉरी सिद्ध और नाथ में था हठयोग, ठीक है, याद रखना। तो हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? तो दोस्तों गोरखनाथ, ठीक है, गोरखनाथ, नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे ना, ठीक है। तो गोरखनाथ का प्रभाव, हठयोग का प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा गोरखनाथ पर ही पड़ा है, ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है, यानी कि कौन सा सिद्धांत है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्थापित नहीं किया है? तो दोस्तों विसंगति बोध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा लोक मंगल की साधनावस्था, हृदय की मुक्तावस्था और विरोधों का सामंजस्य, ये तीनों सिद्धांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्थापित किए हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है 17वां, इनमें से संकलन त्रय, दोस्तों त्रय जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ तीन, इसका अर्थ होता है तीन, ठीक है, याद रखना। तो इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है? तो प्रभाव संकलन की गणना संकलन त्रय में नहीं की जाती, ठीक है। बाकी समय संकलन की जाती है, स्थान संकलन की जाती है, कार्य संकलन की जाती है, बस प्रभाव संकलन की गणना नहीं की जाती, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 18। तो दोस्तों हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो दोस्तों रामविलास शर्मा हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 19, भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? तो दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है भाषा और संवेदना, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 20, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार हैं। प्रश्न 21, अंगद का पाँव के लेखक कौन है? तो दोस्तों श्रीलाल शुक्ल की रचना है अंगद का पाँव। प्रश्न 22, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो दोस्तों मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल। तो कालीचरण मैला आंचल का पात्र है, याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है यह उपन्यास, ठीक है। तो इसके बारे में सारी जानकारी आप इकट्ठी कर लीजिए। प्रश्न 23, तो 23वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की महिला कथाकार नहीं है? तो दोस्तों मधु कांकरिया जो है हिंदी की महिला कथाकार नहीं है। बाकी कृष्णा सोबती हैं, राजी सेठ भी हैं और महाश्वेता देवी जी भी हैं, याद रखना दोस्तों। प्रश्न 24 दोस्तों, प्रश्न 24 है, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतो लक्षण वर्णित हैं? तो दोस्तों वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? पहली बात तुलसीदास की, और इसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित किए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? तो दोस्तों सूरदास ने दृष्टकूट पदों की रचना की है। प्रश्न 26 दोस्तों, सुख सागर के
रचनाकार कौन है? तो सुख सागर इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, अक्सर पूछी जाती है, इसको याद कर लीजिए। तो मुंशी सदा सुख लाल नियाज, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज में थे। तो मुंशी सदा सुख लाल नियाज, इनकी रचना है सुख सागर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल बोधिनी मासिक पत्रिका। बाल बोधिनी कैसी पत्रिका है? पहली बात, मासिक पत्रिका है। और इसके संपादक कौन थे? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है बाल बोधिनी पत्रिका। ठीक है, प्रश्न 28 दोस्तों, जय वर्धमान नाटक। पहली बात, जय वर्धमान क्या है? एक नाटक है। इसके लेखक बताने हैं कि लेखक कौन है। तो दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाटक है जय वर्धमान। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न 29, मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता संग्रह है मुकुल। ठीक है, तो मुकुल जब भी नाम आएगा कविता संग्रह का तो आप आंसर लगाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 30, चक्कर क्लब के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों चक्कर क्लब के रचनाकार हैं यशपाल की रचना है चक्कर क्लब। प्रश्न 31 दोस्तों, चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? तो दोस्तों राजेंद्र यादव की रचना है चेखव एक इंटरव्यू। यहाँ पर पंक्ति है दोस्तों, प्रश्न 32, एही रूप शक्ति ओ सियु, एही रूप त्रिभुवन कर जियु। ठीक है, फिर से सुन लीजिए दोस्तों, एही रूप शक्ति ओ जियु, एही रूप त्रिभुवन कर जियु। तो ये पंक्ति किस कवि की है? मलिक मुहम्मद जायसी। बड़ा नाम है दोस्तों, याद रखिए, मलिक मुहम्मद जायसी। पद्मावत है इनकी रचना सबसे प्रसिद्ध, जिसके आधार पर इन्हें ख्याति मिली है। ठीक है, तो मलिक मुहम्मद जायसी की रचना है और ये पंक्ति भी मलिक मुहम्मद जायसी की है। ठीक है, प्रश्न 33 दोस्तों, पंक्ति है, ध्यान से सुनिए। जसोदा कहा कहूँ हूँ बात, तुमरे सुत के करतब मोह पई कहत कहे नहीं जात। यानी कि वो कह रही हैं कि जसोदा का कहूँ हूँ बात, यानी मैं क्या बात कहूँ, तुम्हारे सुत के यानी तुम्हारे पुत्र के कर्तव्य मोह पे कहत कही नहीं जात। तुम्हारे सुत यानी कि जो कृष्ण है वो ऐसे ऐसे कर्तव्य करते हैं कि मुझसे कहकर भी नहीं कहे जाते। ठीक है, तो यह किस कवि की पंक्तियां हैं? तो दोस्तों चतुर्भुज दास की पंक्ति है, जसोदा का कहूँ हूँ बात, तुमरे सुत के कर्तव्य मोह पे कहत कहे नहीं जात। ठीक है, याद रखना, चतुर्भुज दास। ठीक है दोस्तों, फिर से पंक्ति है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। प्रश्न 34, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की, छायावाद के कवि हैं ये, जयशंकर प्रसाद, इनकी पंक्तियां हैं। ठीक है, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, याद रखना दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 35वां दोस्तों, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है बतानी है दोस्तों। तो एक और जिंदगी कमलेश्वर की कहानी नहीं है, एक और जिंदगी। ठीक है, तो राजा निर्बंसिया है इनकी कहानी, मांस का दरिया है कमलेश्वर की कहानी,
और कस्बे का आदमी, ये भी कमलेश्वर की कहानी है। जो कहानी नहीं है वो है ऑप्शन सी, एक और जिंदगी। ठीक है दोस्तों, ये इनकी कहानी नहीं है, याद रखना दोस्तों। प्रश्न 36 दोस्तों, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। ठीक है, मित्र संवाद पत्र साहित्य, यह पहली बात तो मित्र संवाद क्या है, एक पत्र साहित्य है। ठीक है, तो किसके बीच लिखा गया है, लिखे गए पत्रों का संग्रह है, तो दोस्तों रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल, इनके बीच में जो पत्र साहित्य हुआ था उसे मित्र संवाद कहते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 37, कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है। तो दोस्तों भुवन विक्रम जो है वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। बाकी गोदान प्रेमचंद की है। ठीक है, और चित्रलेखा किसकी है, ये आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो गोदान प्रेमचंद की और भुवन विक्रम वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। चित्रलेखा आप बताएंगे, मैं नहीं बता रही। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 38, जीवनी परक उपन्यास नहीं है। तो जीवनी परक जो उपन्यास नहीं है वो है भूले बिसरे चित्र एक जीवनी परक उपन्यास नहीं है। बाकी खंजन नयन है, मानस का हंस भी है और पहला गिरमिटिया, ये तीनों जो हैं जीवनी परक उपन्यास हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 39 है, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। तो कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बताना है। तो रत्ना की बात जो है वो अधूरा उपन्यास नहीं है। ठीक है, बाकी चोटी की पकड़, मंगलसूत्र प्रेमचंद का और ईरावती जयशंकर प्रसाद का, ये सभी क्या हैं, हमारे अधूरे उपन्यास हैं। बाकी जो नहीं है वो है हमारा रत्ना की बात। ठीक है, रत्ना की बात याद रखना दोस्तों। ठीक है, प्रश्न 40 दोस्तों, पंक्ति है, ध्यान से सुनिए। लगता नहीं है दिल मेरा, पंक्ति नहीं है, यह एक आत्मकथा है। ठीक है, लगता नहीं है दिल मेरा, यह आत्मकथा है और यह किसकी है। तो कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है, लगता नहीं है दिल मेरा। प्रश्न आगे चलते हैं 41। प्रश्न 41 दोस्तों, ध्यान से सुनिए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों हमें विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई तमाल के झरोके से और फिर शिरीष की याद आई। ठीक है, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई तमाल के झरोके से शिरीष की याद आई। ये इनके निबंध संग्रह हैं, किसके, विद्यानिवास मिश्र के, और इनका सही अनुक्रम है। बाकी ऑप्शन इसलिए नहीं दिखा रही हूँ दोस्तों, आप पेपर का प्रिंट आउट भी निकलवा लेंगे तो बाकी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिर्फ सही उत्तर पर फोकस करें। ठीक है, प्रश्न 42। तो प्रश्न 42 है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञे के निबंध। ठीक है, अज्ञे के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन डी, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अंतरा, धार और किनारे। फिर से सुन लीजिए, त्रिशंकु, आत्मनेपद,
अंतरा, धार और किनारे। ठीक है दोस्तों, ये आगे के निबंध संग्रह हैं सही अनुक्रम में। अगला है प्रश्न 43। प्रकाशन के अनुसार ईला चंद्र जोशी राइटर्स के नाम सुनते चलिए दोस्तों, आपको इम्पोर्टेंट पता चलते जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, तो ऑप्शन में जितने राइटर पूछे जाएं सही है, या जितने राइटर्स की रचनाएं आए या प्रश्न में पूछे जाएं वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और कौन सा राइटर कितनी बार रिपीट हो रहा है इस पर फोकस कीजिए, आपको ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट राइटर्स के बारे में पता चलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाशन के अनुसार ईला चंद्र जोशी के उपन्यास का सही अनुक्रम बताना है दोस्तों। सबसे पहला है निर्वासित, फिर है जिप्सी, और फिर जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी। ठीक है, तो ये इनके यानी ईला चंद्र जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 44। प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों अनामिका, फिर पल्लव, ठीक है, फिर लहर, अनामिका, पल्लव, लहर, और अंत में आ गई हमारी कौन सी? नीरजा। ठीक है, नीरजा याद रखना दोस्तों, अनामिका, पल्लव, लहर और फिर नीरजा, ये छायावाद कालीन रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखना। अब इसमें से आप देखना कि कौन सी किसकी रचना है, कौन सी जयशंकर प्रसाद की है, कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की है, कौन सी निराला की है, तो और कौन सी महादेवी वर्मा की है। ऐसे ही आपको याद हो पाएगा। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 42। प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों नाटकों का सही अनुक्रम है, आंसर देख लीजिए, मैं स्क्रीन ऊपर कर रही हूँ दोस्तों, ये है। ठीक है, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, मादा कैक्टस, ठीक है, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु और अंत में कर्फ्यू। ये सारे क्या हैं? एक नाटक हैं। ठीक है, क्या हैं? ये सारे नाटक हैं। आपको इनका सही अनुक्रम बताना है, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू। ठीक है। प्रश्न 46 दोस्तों। प्रकाशन की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम है आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, पूछी जाती है अक्सर। निराला की साहित्य साधना भाग 1। ठीक है, नई कविता और अस्तित्ववाद, ये सभी रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों 47। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं ठीक है का सही अनुक्रम बताना है कि क्या है। तो दोस्तों नहुष, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन। नहुष, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन, ये सभी क्या है? नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम है रचना काल की दृष्टि से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 48 दोस्तों। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियां, देखो अभी तक एकांकी नहीं पूछी गई थी, इस वाले प्रश्न पत्र में एकांकियां पूछी जा रही हैं, तो इनका सही अनुक्रम बताना है। एक घूंट किसकी है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कारवां, एकादशी, नदी प्यासी थी। तो ये अलग अलग रचनाकारों की पूछ ली गई है यहाँ पर। ठीक है, आप याद रखना यहाँ पर क्रम इनका। तो किसी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कोई एक ही रचनाकार की सारी एकांकियां या जो भी विधाएं हैं और जिस भी विधा में रचनाएं हैं पूछ सकते हैं, या फिर अलग अलग कवियों के भी पूछ सकते हैं। तो कवियों का क्रम याद रखिए। ठीक है, तो आधी से ज़्यादा रचनाओं का क्रम आपको सही लगाने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों,
तो देख लीजिए, एक घूंट कारवां, एकादशी, नदी प्यासी थी। ठीक है, ये सारे ये ठीक है ना, तो ये सारे सही आंसर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। प्रश्न 49 दोस्तों, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों बी ऑप्शन, आवां, कुइयां जान, बेघर, जिंदगी नामा। ये इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। ठीक है, जिंदगी नामा। तो आवां, कुइयां जान, बेघर, जिंदगी नामा, ये सभी प्रकाशन की दृष्टि से उपन्यास सही क्रम में हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। राइटर ढूंढ ढूंढ के निकालोगे तो आधे राइटर आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी दोस्तों, देख लीजिए, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं ये, रामगढ़ की रानी, वीराटा की पद्मिनी, कचनार और मृग नयनी। ठीक है, रामगढ़ की रानी, वीराटा की पद्मिनी, कचनार और मृग नयनी, ये प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से वृंदावन लाल वर्मा के क्या हैं दोस्तों? उपन्यास हैं। ठीक है, याद रखना, देख लीजिए। ठीक है, ये लो स्क्रीन। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न 51 दोस्तों, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो ऑप्शन ए सही है। तो जागरण, प्रतीक, देखो प्रतीक फिर आ गई, ये तो आएगी ही, हर ऑप्शन में आती है, याद रखना। जागरण, प्रतीक, नई कविता और कल्पना। जागरण, प्रतीक, नई कविता और कल्पना, ये सभी प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित पत्र पत्रिकाएं हैं जो सही अनुक्रम में हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ जी, ये प्रश्न 52, प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही है। रानी सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। शतरंज के खिलाड़ी याद कर लेना दोस्तों, ये रचना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक नंबर वाले सवाल में भी पूछ ली जाती है कभी कभी। तो दोस्तों फिर से देख लो, रानी सारंगा, इसके बाद आते हैं हमारे नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, ये सारी प्रेमचंद की कहानियां हैं। प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। प्रश्न 53, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? बताना है हमें। प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पैकिंग, चीड़ों पर चांदनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र, ये सभी क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में हैं। ठीक है, प्रश्न 54, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन बी हमारा सही है। गदल, डिप्टी कलेक्ट्री, वापसी, फैंस के इधर उधर। फिर से सुन लीजिए, गदल, डिप्टी कलेक्ट्री, वापसी, फैंस के इधर उधर, ये प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियां हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 55 है हमारा दोस्तों, निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? तो निराला के निबंध संग्रहों के बारे में बताना है हमें। ठीक है, किस किस निबंध संग्रह? निराला के। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए आप,
क्वेश्चन, निराला के निबंध संग्रहों का प्रकाशन के आधार पर सही अनुक्रम बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, यानी कि सबसे पहले हमारा निबंध संग्रह, हमारा नहीं, निराला का, ठीक है। प्रबंध पदम, फिर प्रबंध, प्रतिमा, चाबुक, चयन, ठीक है। देखो प्र, ठीक है, च, ऐसे ट्रिक्स बनाया कीजिए। तो याद रखना दोस्तों, प्रबंध, पदम, प्रबंध, प्रतिमा, चाबुक, चयन, ठीक है, चाबुक, चयन। तो ये निराला के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 56, स्थापना। दोस्तों देखिए ध्यान से। एब्सर्ड बोध व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करता है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा तर्क है, यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, अतः अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है, यानी कि ये कह रहा है कि जो ए है, यानी कि हमारी जो स्थापना है वो गलत है, ठीक है, और हमारा तर्क जो है वो सही है, ठीक है। स्थापना गलत है, तर्क सही है। स्क्रीन पर देख लीजिए आप, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न 57 दोस्तों, स्थापना देखिए। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है श्रम का सौंदर्य, ठीक है। तो मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सबसे ऊपर श्रम का सौंदर्य है, ये हमारी स्थापना है। तर्क देखते क्या है। मार्क्सवादियों के अनुसार हाथ मात्र कर्म इंद्रिय ना होकर आद्य सर्जना शक्ति है। मार्क्सवादियों के अनुसार हाथ मात्र कर्म इंद्रिय ना होकर आद्य सर्जना शक्ति है, वही हर कला की सृष्टि करता है, अतः श्रम और सौंदर्य परस्पर पूरक हैं, यानी कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी है हमारा, ए और आर दोनों ही सही हैं दोस्तों। तो हमारी ए स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है, ठीक है दोस्तों। तो देख लेना आप, हमारे दोनों ही सही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 58 दोस्तों, स्थापना देखिए। स्थापना है हमारी, हिंदी काव्य शास्त्र का सर्वोच्च प्रत्यय है सर्वांग निरूपण, यानी कि जो हिंदी काव्य शास्त्र है उसका सर्वोच्च प्रत्यय सर्वांग निरूपण है। तर्क हमारा है दोस्तों, सर्वांग निरूपक आचार्यों ने रस अलंकार पिंगल आदि का निरूपण करते हुए इसके अंतर्गत काव्य हेतु प्रयोजन गुण दोष आदि की भी चर्चा की है, जो अत्यंत उपयोगी है, ठीक है दोस्तों, जो कि अत्यंत उपयोगी है। तो अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी कि हमारी स्थापना भी सही है, ठीक है, हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है, ठीक है। देख लो आप, स्थापना हमारी क्या थी, हिंदी काव्य शास्त्र का सर्वोच्च प्रत्यय है सर्वांग निरूपण, ये सही है। तर्क था, सर्वांग निरूपक आचार्यों ने रस अलंकार पिंगल आदि का निरूपण करते हुए इसके अंतर्गत काव्य हेतु प्रयोजन गुण दोष आदि की भी चर्चा की है, जो कि अत्यंत उपयोगी है। तो ये भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। प्रश्न 59, स्थापना दोस्तों देखिए। अधिकतर संस्कृत आचार्य औचित्य के पोषक रहे हैं, अतः औचित्य संप्रदाय के स्वतंत्र अस्तित्व का औचित्य कदापि सिद्ध नहीं होता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अधिकतर संस्कृत आचार्य औचित्य के पोषक रहे हैं, अतः औचित्य संप्रदाय के स्वतंत्र अस्तित्व का औचित्य कदापि सिद्ध नहीं होता है। तर्क है हमारा दोस्तों, औचित्य का आग्रह आचार्य भरत से लेकर आनंद वर्धन
महिम भट्ट आदि तक ने बहुत किया है। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग एरर है दोस्तों। तो औचित्य का आग्रह आचार्य भरत से लेकर आनंद वर्धन महिम भट्ट आदि तक ने बहुत किया है। सभी काव्यांगों में इसकी स्वीकृति है। सभी काव्यांगों में इसकी स्वीकृति है। तर्क को फिर से देख लीजिए दोस्तों। औचित्य का आग्रह आचार्य भरत से लेकर आनंद वर्धन महिम भट्ट आदि तक ने बहुत किया है। सभी काव्यांगों में इसकी स्वीकृति है। आचार्य क्षेमेंद्र ने समग्रतः इस मत को सुव्यवस्थित किया है, किंतु एकल मत होने के कारण इसे संप्रदाय कहना समीचीन नहीं लगता दोस्तों। तो ए और आर दोनों ही सही है, यानी कि स्थापना भी सही है हमारा और तर्क भी सही है। स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। तो एक बार आप स्क्रीन को अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। मैं स्क्रॉल भी कर देती हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये स्थापना हो गई हमारी और ये हमारा तर्क हो गया। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ऑप्शन भी देखना है तो ऑप्शन भी देख लो। ऑप्शन ए, ठीक है, ये सही है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 60। प्रश्न 60 है दोस्तों। स्थापना है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो पाश्चात्य कवि आ गए। ठीक है, आचार्य हैं ये पाश्चात्य। तो प्लेटो के अनुसार भावातिरेक अत्यंत अनिष्टकर होता है। भावातिरेक अत्यंत अनिष्टकर होता है। और अरस्तु के अनुसार भावों का दमन बड़ा घातक होता है। भावों का दमन बड़ा घातक होता है। अतः आदर्शवाद और त्रासदी दोनों सिद्धांत संदिग्ध हैं। आगे चलते हैं, तर्क देखते हैं दोस्तों। तर्क देख लीजिए दोस्तों। प्लेटो साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते हैं और अरस्तु मात्र विरेचन तक उसकी उपयोगिता मानते हैं। ठीक है, जो प्लेटो हैं वो साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते हैं और जो अरस्तु हैं वो मात्र विरेचन तक उसकी उपयोगिता मानते थे। अतः दोनों सिद्धांत अधूरे लगते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों ही सिद्धांत जो हैं प्लेटो और अरस्तु के क्या हैं, अधूरे हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि हमारी जो व्याख्या है, जो हमारी स्थापना है वो भी सही है और जो हमारा तर्क है वो भी सही है। ठीक है, यानी कि हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 61 दोस्तों। स्थापना। ठीक है, उत्तर संरचनावाद मुख्यतः पाठ केंद्रित है और वह पाठ अर्थापन साध्य होता है। तर्क। ठीक है, तो पाठ को इतना महत्व देना और लेखक की मृत्यु की घोषणा कर देना सस्यूर का अतिवादी चिंतन है। अतः यह पुनर्विचारणीय है। तो दोस्तों ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी कि हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। स्क्रीन देख लीजिए दोस्तों। चलिए अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 62वां प्रश्न है दोस्तों। स्थापना देखिए। काव्यानुभूति सदैव लोकोत्तर होती है। तर्क है हमारा कवि की अनुभूति लोक से परे है, इसीलिए उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो दोस्तों उत्तर है ए सही और आर गलत, यानी कि हमारी स्थापना जो है वो सही है और जो हमारा तर्क है वो गलत है। ठीक है, तर्क हमारा गलत है, तो याद रखना दोस्तों। स्क्रीन देख लीजिए एक बार। आगे चलते हैं। प्रश्न 63 दोस्तों।
प्रश्न 63 है, स्थापना देखिए। प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है, साथ ही प्रेमी में यह वृत्ति हो जाती है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है, साथ ही प्रेमी में यह वृत्ति हो जाती है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। तर्क है हमारा दोस्तों, प्रिय और प्रेमी दोनों में परस्पर अनुभूतिजन्य तादात्म्य में आधार के रूप में काम करता है। प्रिय और प्रेमी दोनों में परस्पर अनुभूतिजन्य तादात्म्य में आधार के रूप में काम करता है। तो ए और आर दोनों ही गलत हैं, यानी कि स्थापना भी गलत है और तर्क भी गलत है। ठीक है, स्थापना भी गलत है और तर्क भी गलत है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 64 दोस्तों, अभी आप ऐसे ही देख लीजिए, पेन नहीं चलाऊंगी, सिर्फ सुनिए इसको। स्थापना है, कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। फिर से सुन लीजिए, कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। दोस्तों हमारा तर्क है, कविता का संबंध हृदय से ना होकर मन से और वह विविध शब्द जालों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। फिर से सुनिए, कविता का संबंध हृदय से ना होकर मन से और वह विविध शब्द जालों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका क्या है उत्तर। तो दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि ए सही है, यानी कि हमारी जो व्याख्या है वो सही है और जो हमारा आर यानी कि जो तर्क है वो हमारा गलत है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ से देखेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा जिससे आसानी हो। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारी जो स्थापना है, कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। तो यह सही है, यह देख लेते हैं एक बार और फिर से ऑप्शन। ठीक है, तो हमारी स्थापना जो है वो सही है और जो हमारा तर्क है वो गलत है। ठीक है, ये सही है और ये हमारा गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न है 65वां प्रश्न। स्थापना देखिए दोस्तों, भाव का ज्ञान से विरोध नहीं है, भाव का ज्ञान से विरोध नहीं है, दोनों में प्रस्थान बिंदु अवश्य भिन्न है पर दोनों का लक्ष्य बिंदु एक ही है। ठीक है, तर्क है हमारा, भाव का संबंध हृदय से है और ज्ञान का संबंध बुद्धि से, अतः दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो दोस्तों उत्तर देखेंगे हम कौन सा सही है। तो यानी कि ए सही और आर गलत, यानी कि हमारी जो स्थापना है वो सही है और जो हमारा देख लीजिए प्रश्न 65 दोस्तों, स्थापना भी आपके सामने है, तर्क भी आपके सामने है और उत्तर भी आपके सामने है। ठीक है, तो एक बार मैच कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिए। ठीक है, आपको आसानी होगी और ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए इसको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 66 सुनिए दोस्तों, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ मिलाना है। तो दोस्तों मैंने मिलान कर रखा है। ठीक है, फिर भी मैं आपको ऑप्शन से एक बार दिखा दूंगी, आप ध्यान से देखते चलिए, कहीं कोई गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके सामने मैं सीधा प्रश्न और उत्तर लेकर आती हूँ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए यानी सत्यनारायण कवि रत्न, इनकी रचना है भ्रमर दूत। ऑप्शन थर्ड देख लीजिए दोस्तों, बी है जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी रचना है गंगा लहरी। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, फिर है हमारा सी रामचरित उपाध्याय, इनकी रचना है देवदूत। ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, प्रश्न डी ऑप्शन डी वियोगी हरि की रचना है वीर सतसई। ऑप्शन सेकंड दोस्तों, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, मैं एक बार मिला देती हूँ।
ये लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न की कौन सी है? भ्रमर दूत, ठीक है। अब आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी है गंगा लहरी। रामचरित उपाध्याय, ये है देवदूत, इनकी है देवदूत। वियोगी हरि, इनकी रचना है वीर सतसई, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं यहीं से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 67, ठीक है। निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों को मिलाना है। तो दोस्तों हमारे कुछ नाटक दिए गए हैं और पात्र दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है अंधेर नगरी, हमारा अंधेर नगरी, ठीक है। ये इसके पात्र हैं नारायण दास, ठीक है। और बी कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल के कौन है? रामचंद्र, ठीक है। रामचंद्र पात्र हैं द्रौपदी, सी ऑप्शन द्रौपदी, ठीक है। इस नाटक के पात्र हैं सुरेखा, ठीक है। सुरेखा इस नाटक की पात्र हैं। और डी कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव इसके कौन है? पात्र चाणक्य, ठीक है। तो इसके कौमुदी महोत्सव के पात्र हैं चाणक्य। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, अंधेर नगरी, नारायण दास, कोर्ट मार्शल, रामचंद्र, द्रौपदी, सुरेखा, कौमुदी महोत्सव, चाणक्य, ठीक है। अब आप एक बार आंसर भी देख लीजिए, देख लीजिए आंसर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 68, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों कृतियों को रचनाकारों के साथ मिलाना है हमें। देख लीजिए आपके सामने है कृतियां, ठीक है। तो यहाँ पर मिलान कर देते हैं फिर से आपके सामने एक बार और। ए भरत मिलाप, भरत मिलाप किसकी है? तो दोस्तों ईश्वर दास की, ठीक है। ध्यान मंजरी किसकी रचना है? अग्रदास की, ठीक है। रामायण महानाटक, रामायण महानाटक तो किसकी है? ये प्राणचंद चौहान की रचना है। और अवध विलास, अवध विलास ये है लालदास की रचना, ठीक है दोस्तों। याद रखिए सारी ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आपको याद होनी चाहिए। उत्तर भी देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपके सामने उत्तर भी है, ठीक है। एक बार उत्तर देख लीजिए, फिर आप एक बार ये सारे ऑप्शंस भी देख लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर दोस्तों। प्रश्न 69 दोस्तों, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। तो ए ऑप्शन है नंददास, जिनकी कृति है रूप मंजरी, ठीक है। बी श्रीभट्ट युगल शतक, इनकी कृति है। सी रसखान प्रेम वाटिका, इनकी कृति है। हरिराम व्यास, इनकी कृति है राग माला, ठीक है दोस्तों। तो आइए एक बार और मिलान कर लेते हैं हम लोग। नंददास, ठीक है, रूप मंजरी, श्रीभट्ट युगल शतक, रसखान प्रेम वाटिका, डी हरिराम व्यास रंग माला, ठीक है, रंग माला। अब एक बार ऑप्शन भी देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए ये ऑप्शन है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ये लो, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 71 दोस्तों, इन स्थापनाओं को, कुछ स्थापनाएं दी गई हैं, उनके विद्वानों के साथ हमें मिलाना है, ठीक है। तो स्थापनाओं को उनके विद्वानों के साथ मिलाना है। पहले मैं पढ़ देती हूँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो, ठीक है। कितनी प्यारी पंक्ति है दोस्तों, फिर से सुनिए इसको, ठीक है। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। यह पंक्ति किसकी है? तो कालरिज की, कालरिज की पंक्ति है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है हमारा, देख लीजिए। ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन बी है कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि उससे पलायन है। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि उससे पलायन है। यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों टी.एस. इलियट की पंक्ति है, टी.एस. इलियट की पंक्ति है। पाश्चात्य विद्वान हैं सारे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी और डी, ठीक है। ऑप्शन सी और डी
तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास फिर से पंक्ति है, ठीक है। 1 मिनट, ये लीजिए, अब सही रहेगा, ठीक। तो ऑप्शन सी, काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों I.A. रिचर्ड्स की पंक्ति है। प्रश्न इसके बाद ऑप्शन डी, महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। यह किसकी पंक्ति है दोस्तों? लॉन्जाइनस की पंक्ति है, ठीक है। अब आप ऑप्शन भी देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन, सही है। एक बार मैं स्क्रीन आपके सामने फिर से कर देती हूँ, सारे एक बार देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ठीक, चलो तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 72 दोस्तों, निम्नलिखित उदाहरणों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित करना है। तो उदाहरणों को अलंकारों के साथ मिलाना है। मैं आपके सामने अब स्क्रीन दिखा रही हूँ दोस्तों, ठीक है, देख लीजिए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, जिससे आपको समझने में आसानी हो, मुझे भी, ठीक। ये देख लीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हमारी कौन सी है? 1 मिनट, इसको सिर्फ सुन लीजिए दोस्त, ऑप्शन सुनो और ये स्थापनाएं सुनो और पंक्ति सुनो और अलंकार बताओ, ठीक है। तो दृग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति प्रति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। यह किस इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों असंगति यानी ऑप्शन थर्ड, ध्यान दीजिए, असंगति अलंकार है, ठीक है। इसको कर ही लेते हैं, है ना। 1 मिनट, चलिए अब करेंगे इसको। तो दृग अरुझत टूटत कटुम जुरत चरुत चित प्रीति प्रति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इसमें क्या है? असंगति अलंकार है, ठीक है, ये असंगति अलंकार, ठीक। आगे है चंचल अंचल सा नीलांबर। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें हमारा अलंकार है उपमा, ठीक है। तो उपमा अगर आपको पहचान करनी हो तो जहाँ पे सा आ जाएगा शब्द, वहाँ पर आपको समझ जाना है कि उपमा होती है, ठीक है। तो चंचल अंचल सा नीलांबर, ठीक। आगे है हमारा सी ऑप्शन, खिला हो ज्यों। देखो जहाँ पे ज्यों और त्यों आता है वहाँ पे हमेशा आंख बंद करके लगा देना, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ठीक है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा हमारा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें हमारा रूपक अलंकार है। रूपक कैसे? जहाँ पर भी हाइफन आ जाएगा ना दो शब्दों के बीच में, तो आंख बंद करके लगा देना, रूपक होता है अधिकांशतः, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन फर्स्ट देख लीजिए, सही है, ठीक है। बाकी स्क्रीन आपके सामने है। आगे चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन भी देख लो एक बार, जिससे कोई किसी प्रकार की, ठीक है, समस्या ना रह जाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक है। तो कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह पंक्ति है किसकी? ये देखिए निराला की पंक्ति है। कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, निराला की पंक्ति है। निराला की पंक्ति नहीं है, ये है रघुवीर सहाय की पंक्ति, ठीक है। कितना अकेला हूँ मैं समाज में, ऑप्शन 4 देख लीजिए दोस्तों, रघुवीर सहाय, ठीक है, रघुवीर सहाय की पंक्ति है। ये देखिए, ये रे रघुवीर सहाय, कितना अकेला हूँ मैं समाज में। इसके बाद है पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ठीक है। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच। तो ये किसकी है दोस्तों? ये मुक्तिबोध की पंक्ति
है, ठीक है। मुक्तिबोध, कहाँ है मुक्तिबोध? तो हमारे मुक्तिबोध ये रहे, ठीक है। पिस गया दो पाटों के बीच में, ठीक है। तो पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, यह पंक्ति मुक्तिबोध की है। इसके बाद है हमारा सी ऑप्शन, वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो। वे पत्थर जोड़ रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है, और तुम सपने जोड़ रहे हो, यह पंक्ति नागा अर्जुन की है, ठीक है। नागा अर्जुन की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। मैं ही वसंत का अग्रदूत हूँ, मैं ही वसंत का अग्रदूत हूँ, ठीक है। मैं ही वसंत का अग्रदूत हूँ, ये किसकी है? निराला की पंक्ति है, निराला की पंक्ति है। तो इस तरह से दोस्तों हमने अभी कुछ पंक्तियाँ देखी और कवियों को देखा। एक बार आप फिर से देख लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। हम आपको आंसर भी दिखा देते हैं, ठीक है। आंसर भी दिखा देते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये है आंसर, सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 75वां प्रश्न, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। इन रचनाकारों को उनके सर्वाधिक संबद्ध जनसंचार माध्यमों से सुमेलित करना है, ठीक है। माफ कीजिए दोस्तों, हम पहले प्रश्न 74 पढ़ेंगे, ना कि प्रश्न 75, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए। प्रश्न 74 है, निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए। तो कवियों की जनपदीय भाषा से सुमेलित करना है दोस्तों। स्क्रीन देख लीजिए, आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कवि दिए गए हैं और उनकी भाषा दी गई है, तो हम सुमेलित करते हैं दोस्तों। जगदीश गुप्त की कौन सी बोली है, कौन सी भाषा है? अवधी। बंशीधर शुक्ल, इनकी कौन सी है? सॉरी, जगदीश गुप्त की दोस्तों ये नहीं है, जगदीश गुप्त की है हमारी, गलत बता दिया मैंने, ब्रज। जगदीश गुप्त की है ब्रज, ठीक है। इसके बाद है बंशीधर शुक्ल, इनकी है क्या? अवधी, इनकी बोली है अवधी। और फिर आते हैं इसूरी की क्या है? बुंदेली बोली। फिर है सूर्यमल मिश्रण, इनकी बोली कौन सी है दोस्तों? राजस्थानी है। इस वाले प्रश्न में कुछ अलग अलग नाम देखने को मिले हैं हमें, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बोली पूछ ली गई है यहाँ पर, तो आपको हर क्षेत्र की बोली का और हर राइटर की बोली का, भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये उत्तर देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने है स्क्रीन पर, ठीक है। प्रश्न 75 दोस्तों हमारा, इन रचनाकारों को उनके सर्वाधिक संबद्ध जनसंचार माध्यमों से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन है, उदय शंकर भट्ट, ठीक है। उदय शंकर भट्ट ये किस जनसंचार माध्यमों से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों फिल्म से जुड़े हुए थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे ईलाचंद्र जोशी, ये रेडियो से जुड़े हुए थे, ऑप्शन 4 देखिए दोस्तों। फिर है हमारे सी मनोहर श्याम जोशी, ये किससे जुड़े थे? दूरदर्शन से जुड़े थे, ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद देखिए दोस्तों डी अज्ञे किससे जुड़े थे? समाचार पत्रकारिता से जुड़े थे, ठीक है। तो आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, उदय शंकर भट्ट यानी कि फिल्म से जुड़े हुए थे हमारे, ठीक है। और हमारे इसके बाद आते हैं कौन? ईलाचंद्र जोशी आती हैं, जिनका रेडियो के साथ संबंध था दोस्तों, ठीक। इसके बाद आते हैं हमारे मनोहर श्याम जोशी, दूरदर्शन से जिनका संबंध था। और फिर आते हैं अज्ञे, समाचार पत्रिका से जिनका संबंध था, ठीक है। आप एक बार ऑप्शंस भी देख लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हो गए, ठीक, ये देख लीजिए सर, वो बच्चों। आगे चलते हैं हम, बच्चे कह रही हूँ मैं, सॉरी दोस्तों, ठीक है। ये ऑप्शन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमारे आज 75 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले प्रश्न पत्र के साथ। यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स क्विक रिवीजन।
विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो लोग नए हैं वो तो ज़रूर ही करें। बाकी मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद दोस्तों।